फर्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 1.1 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इसमें से कौन से सेट्स हैं, जस्टिफाई योर आंसर। और आपको क्या करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करना मतलब उसका रीजन देना है कि वो क्यों सेट है। और जब कोई कलेक्शन सेट होता है तो वो उसका वेल डिफाइंड होना जरूरी है। अगर वो वेल डिफाइंड है तो ही वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा, है ना। चलिए, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए। फर्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर से बिगिनिंग होने वाले जितने भी मंथ्स है उसका कलेक्शन लेते हैं। जे से स्टार्ट होने वाला पहले जनवरी, है ना। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सीक्वेंस से चलेंगे। जून, फिर जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस इतने ही होंगे ना। तो अब देखो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, 3 एलिमेंट लिखे, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये वेल डिफाइंड है, सारे लोग अग्री करते हैं इससे कि ये जे से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, वेल डिफाइंड, इसमें किसी कोई वो नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है ये आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज वेल डिफाइंड, दैट इज वाई इट इज अ सेट। ये सेट है, इट इज अ सेट, और इसका रीजन लिख देते हैं। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। अब ये सेट क्यों है, बिकॉज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। इसका रीजन, बिकॉज ये एज this collection is well defined। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। इट इज अ सेट एज मतलब उसका रीजन, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, है ना। वेल डिफाइंड के पास यही आपको रीजन लिख देना है। ऊपर दिख भी रहा अपने को कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कि 10 मोस्ट राइटर्स, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। 10 135 करोड़ से अपन इंडिया के अंदर, इसमें 10 ही राइटर मोस्ट टैलेंटेड होंगे ऐसा जरूरी नहीं, कई हो सकते हैं। या जो 10 आपकी नजर में है वो मेरे लिए वो दूसरे हो सकते हैं। वो अपनी जो राय है या जो अपनी जो ओपिनियन है वो, तो डिफरेंट डिफरेंट अपने ओपिनियन हो सकते हैं, सबके ओपिनियन मैच नहीं होंगे। इसलिए कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट अ सेट। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं, इट इज नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं है। इसका रीजन लिखते कि क्यों सेट नहीं है, एज दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, ऐसा लिख दो। बिकॉज दिस कलेक्शन, दिस कलेक्शन मतलब ये जो कलेक्शन यहाँ लिखा हुआ है उसकी बात है, वो भी लिख सकते हैं अपन, इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। जो पूरा खेल है इस वेल डिफाइंड वर्ड का है। वेल डिफाइंड मतलब जिसमें सबको, सबका आंसर एक जैसा होना चाहिए, किसी को कोई डाउट उसके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी की राय एक दूसरे से क्रैश नहीं होना चाहिए, सबकी राय मैच होना चाहिए, उसी को अपन वेल डिफाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पर इट इज नॉट अ सेट एज दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम। कैसा है ये स्टेटमेंट, कैसा है, कंट्रोवर्शियल है भाई, कंट्रोवर्सी आ जाएगी इसमें। 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स किसको बोलोगे आप, 10 बेस्ट, कौन कौन बेस्ट है। हाँ, नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों के लिए बेस्ट प्लेयर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इट इज नॉट अ सेट। इट इज नॉट अ सेट एज दिस कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट वन,
द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन, चिंटू, मिंटू, पिंटू, टिंकू, जितने भी बॉयज है सबका कलेक्शन। ठीक है, तो बॉयज को छाट सकते हैं आसानी से, उसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, किसी ने पहले चिंटू को रख दिया, फिर पिंटू को, फिर मिंटू को, फिर सिंटू को, फिर टिंटू को, फिर जिंटू को, फिर पिंटू को, सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट तो वही रहेंगे। तो अगर आप लोग काउंट करेंगे तो सबका जो सेट बनेगा स्टूडेंट का वो सेम बनेगा, किसी का भी सेट डिफरेंट नहीं बनेगा। सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, आपको कल बताए थे कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे उसमें ऑर्डर इममटेरियल है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसमें सबका आंसर एक जैसा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि आपकी क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स है, तो अगर आपको बोला जाए कि 55 बच्चों को की लिस्ट बनाओ, तो आपने 55 बच्चों के नाम की लिस्ट बना दी, आपने पूरे 55 लिख लिए। फिर किसी और स्टूडेंट को बोले कि बेटा आप भी 55 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाओ आपकी क्लास की, तो उसने भी लिस्ट बनाया, तो वही 55 स्टूडेंट वो भी लिखेगा और वही 55 स्टूडेंट जो आपने लिखे। कोई और थर्ड स्टूडेंट अगर 55 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएगा तो वो भी वही लिस्ट बनाए, नाम उसमें आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ स्टूडेंट सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन रहता है उसको अपन सेट कहते हैं। इट इज अ सेट, सेट एज दिस कलेक्शन इज, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स उसका कलेक्शन, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, और 100 से लेस 99, इतने ही होंगे। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 3 डॉट लगा दिए, मतलब आगे तक जाएगा, और 99 लास्ट, लेस देन 100 बोला था उसने इसलिए। और नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होते, जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर। अब देखो, अब मैंने ये नंबर्स लिखा 1 से 99 तक, अगर कोई और को लिखने लगाएंगे कि 100 से लेस देन नेचुरल नंबर लिखो तो सबका आंसर सेम आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड, सबकी अपनी अपनी वेल डेफिनेशन है कि 1 जो है वो ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, ऐसा सब नेचुरल नंबर है। तो ये कलेक्शन कैसा है, ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट, इट इज अ सेट एज दिस कलेक्शन, दिस कलेक्शन इज well defined, this collection is well defined, that is why it is a set. A collection of novels written by the writer Munshi Premchand, collection of novels written by the राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम सुने आपने? हैं? क्या भाई, हिंदी पढ़ते ना, हिंदी में रहते मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी उपन्यास लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं उनने, तो उसका जो कलेक्शन है वो एक सेट होगा या नहीं होगा। अब देखो, मुंशी प्रेमचंद ने कुछ फेमस उनकी जो नॉवेल्स थी वो क्या था, एक थी गबन, और ईदगाह, और बहुत सारी उसने नॉवेल्स लिखा, बहुत फेमस राइटर है हिंदी के अंदर। तो उनने जो नॉवेल लिखे हैं वो सारी की सारी का, अगर आपको अपने को पता नहीं है उनने कितनी लिखे, बहुत सारी लिखे उनने, तो अगर अपन उसके नॉवेल्स लिखेंगे उसका सेट बनाएंगे तो जो सेट अपन बनाएंगे वही सेट कोई और भी बनाएगा। उसने जितनी, मान लीजिए उनने कि 100 नॉवेल्स उनने लिखे, तो सारे लोग उस 100 नॉवेल का नाम लिख देंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं, आगे पीछे हो सकती सीक्वेंस इधर उधर लेकिन चेंज नहीं होगी। तो ये जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन रहता है उसको अपन सेट कहते हैं। It is a set as this collection is well defined.
दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड। एक और पार्ट है इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जीरो इवन है या ऑड है? इंटीजर तो है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वन है। जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं रहता उसके अपॉन में वन लिखते हैं, और कंप्लीट नंबर है हैविंग डिनोमिनेटर वन इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर आर पॉजिटिव आर नेगेटिव आर जीरो एज वेल एज। जीरो इंटीजर है। अब ये जीरो टू से डिवाइड हो जाएगा। जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो जीरो टाइम डिवाइड हो जाएगा। जो नंबर टू से डिवाइड हो जाता है वो सब इवन रहते हैं। तो ये इवन इंटीजर है जीरो, तो जीरो आ जाएगा। टू, फोर, सिक्स, एट, थ्री डॉट्स। माइनस वाले भी हो सकते हैं इंटीजर, माइनस टू, माइनस फोर, माइनस सिक्स एंड सो ऑन, तीन डॉट्स लिख सकते हैं ऐसा। अब सारी चीज को देखो आप, सारे के सारे आपको इंटीजर दिख रहा है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, और सबके सब इवन है। इवन वो होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं। तो अब देखो इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबके सब इवन भी है और सबके सब इंटीजर भी है। किसी को अगर लिखने के लिए बोलेंगे तो वो सारे लोग, हाँ अब एक चीज इसमें ये है, ये मैं आपको मजेदार एक बात बता रहा था कि हमारा जो ये जो सेट है ये किस बात पे चल रहा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो अपन एक सेंटेंस यूज कर रहे हैं कि अगर अपन किसी से पूछेंगे तो वो सेम आंसर उसने देना चाहिए, करेक्ट आंसर देना चाहिए। तो अपने को पूछना उससे जिसको वो मालूम हो। किसी से भी जाके पूछ लिए, वो एक बाई आई दही बेचने वाली, दही ले लो दही ले लो वाली, अपन उसके पास में अगर उससे पूछ रहे कि भाई इवन इंटीजर बताओ, तो बता दी उन्हें कुछ भी, 10 12 20 50 इस टाइप की कुछ भी। तो उससे नहीं पूछना है। फिर आप बोलेंगे अपन ने उससे पूछ लिया, हमने दही बेचने वाली बाई से पूछे तो उसने बताई कि इवन इंटीजर 10 50 60 62 ऐसे इंटीजर उसने बता दी। इवन तो बताई उसने, इंटीजर भी बताई उसने। और आपको बोले, आपको मालूम है कि इंटीजर के अंदर आपने ऐसे लिख दिए ये वाले, सर आपने बोले थे कि उसका आंसर और अपना आंसर मैच होना चाहिए। अरे तो भैया उसको तो पूरा इंटीजर पता ही नहीं है, तो उससे उसका अपना आंसर मैच थोड़ी होगा। अपने को उससे पूछना है जिसको वो चीज पता है। जब उसको वो चीज पता रहेगी तो उसका आंसर और अपना आंसर मैच होगा, ठीक है, और उसको सही पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब आपको, आपने अगर ये जीरो लिया ही नहीं इंटीजर, तो फिर आपका आंसर मेरा आंसर मैच थोड़ी होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने जीरो को छोड़ दिया, आपने जीरो को छोड़ दिया और ये लिख दिया 2 4 6 8, और नेगेटिव वाले लिख दिया -2 -4 -6 में। सर हमारा आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा, आपके इसमें जीरो आ रहा, हमारे इसमें जीरो नहीं आ रहा। तो ये कोई बात नहीं होगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा आपको? कि हम जो बात करते हैं कि हमको किसी से भी अगर अपन पूछेंगे तो सबके आंसर सेम होना चाहिए, किसी को उसके अंदर किसी के आंसर अलग अलग नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। लेकिन पूछना उससे है जिसको वो मालूम है। तो ये हमने सारे नंबर्स लिखे, सारे के सारे देखो इंटीजर भी है और इवन भी है। तो ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड। कोई भी बताएगा इसका, जानकार आदमी जो भी रहेगा जिसको पता है तो वो यही आंसर बताए। हाँ इसमें ये हो सकता है कि सीक्वेंस वो आगे पीछे लिख ले, 2 4 6 आगे पीछे इधर उधर कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेट के अंदर ये चीज अलाउड है। सो इट इज अ सेट, इट इज अ सेट एस, क्यों सेट है ये एस, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन योर चैप्टर, द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन। तो आप जैसे आपको बोल दिया कि भैया इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चन है उसको काउंट करो, तो काउंट करेंगे तो सबका आंसर एक जैसा आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें पूरे चैप्टर के अंदर 200 क्वेश्चन है, तो सब 200 काउंट करेंगे, ध्यान से काउंट करना है, तो सबका आंसर एक जैसा आएगा, क्योंकि सब उसी क्वेश्चन को काउंट करेंगे ना। और सारे क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो सब वेल डिफाइंड है। तो इट इज अ सेट, इट इज अ सेट as this collection is well defined. This
द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, जो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स है उसका जो कलेक्शन है, तो ये अपन कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन ज्यादा डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस कौन कौन है, अलग अलग डिफर हो सकते हैं। तो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट ही लिख देते हैं यार, इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। और क्यों सेट नहीं है भाई, उसका रीजन एज दिस कलेक्शन is not well defined, well defined। Let A is the set 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये रोस्टर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। Insert the appropriate symbol belongs to or does not belong to in the blank spaces। ब्लैंक स्पेसेस के अंदर आपको ये वाला सिंबल लगे। ये सिंबल के बारे में मैंने कल आपको बताया था, ये ग्रीक सिंबल है, ये एप्सिलॉन है, लेकिन अपन इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। और इसको अगर एक लाइन से अगर कट कर दिया जाए तो ये डज नॉट बिलोंग टू हो जाता है, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट सिंबल, दो सिंबल में से आपको एक सिंबल। अब सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, जो एलिमेंट सेट से बिलोंग करेंगे तो उसके लिए एप्सिलॉन का साइन लगा देंगे बिलोंग्स टू का, और जो बिलोंग नहीं करेगा सेट से डज नॉट, तो यहीं पे लगा देते हैं ना, कलर चेंज कर देते हैं। 5, 5 ब्लैंक है, देखो 5 ढूंढो, आपको दिख रहा है कि 5 इसके अंदर, चलिए देखिए, तो 5 इस सेट के अंदर दिख रहा है, तो 5 बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू का लगा दो इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू का लगा दे, 5 बिलोंग्स टू ए। 8, 8 देखो दिख रहा है कि आपको इसमें, मुझे नहीं दिख रहा, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 दिख रहा है कि आपको, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है 4 सबको, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी दिखाई दे रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। और 10 बिलोंग्स टू ए, 10 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो फिल अप द ब्लैंक्स में ऐसा आपको ये वाला सिंबल का यूज करना, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म। आपको टेबल बनाना है उसका या लिस्ट आउट करना है आपको एलिमेंट्स को देखना। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is an integer and x is greater than or equal to -3 and less than 7। अभी देखो ये such that का साइन लगा हुआ है और एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, x जो है वो इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन 7। तो ये एक प्रॉपर्टी इसके अंदर लिखी हुई है, सेट के अंदर प्रॉपर्टी लिखी रहेगी, उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका हमको रोस्टर फॉर्म लिखना। हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में पहचान आ रहा है आपको, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना हमको, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ए ही रहने दो। अब देखो आपको एक्स को इंटीजर लिखना है, कैसा इंटीजर, एक तो -3 लेना है, माइनस, इसको पढ़ते हैं एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। दो कंडीशन रहती है, इसमें से एक सही रहती है, या तो ग्रेटर ले लो या इक्वल ले लो, और लेस देन 7। तो पहले इक्वल ले लेते तो -3 ले लेते। -3 से बड़ा इंटीजर बताओ, -3 ले लिया, -3 से बड़ा इंटीजर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, बीच में कॉमे लगा रहे 3, 4, 5 और ये 6। 7 नहीं लेना है क्योंकि 7 से लेस बोला है। तो देखो ये पूरा इंटीजर आ गए, which is equal to -3 or greater than -3 and less than 7। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये देखो रोस्टर फॉर्म है, आगे ना रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम खाली एलिमेंट्स लिखते हैं और दो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में कॉमे लगा देते हैं। तो ये है रोस्टर फॉर्म, दिस इज द आंसर, यही इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, बी एक सेट दिया हुआ है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number less than 6। देखो such that का साइन लगा हुआ है, x नेचुरल नंबर है लेस देन 6, मतलब प्रॉपर्टी लिखी है, तो प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, इसका भी रोस्टर फॉर्म लिख लो, रोस्टर फॉर्म। ए बी है तो बी लिख लो, जो सेट गिवन है वो लिख लो, 1 2 3 4 5।
5 तक, 6 से लेस बोला तो 1 2 3 4 5, सारे के सारे नेचुरल नंबर है और सबके सब 5 से लेस है। जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसी को फॉलो कर रही है। C is the set of all x such that x is a 2 digit natural number, x जो है वो 2 digit वाला नेचुरल नंबर है, such that sum of its digits is 8। उसमें कंडीशन दी हुई है कि 2 डिजिट वाला नेचुरल नंबर तो रहेगा, लेकिन अगर आप डिजिट को ऐड करेंगे या उसका सम करेंगे तो वो 8 आना चाहिए, है ना। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, रोस्टर फॉर्म, हाँ ठीक है। पहले 10 होता है सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर, लेकिन अपन 1 प्लस 0 करेंगे, ये 10 लिखेंगे तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 8 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 तो ऐसा 17 आएगा पहला। देखो 2 डिजिट वाला है ना, दोनों के डिजिट को प्लस कर लो, यूनिट और टेंस के प्लेस को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आना चाहिए। 17 के बाद में 26, 26 के बाद 35 नहीं आएगा, 35 को छूटना नहीं चाहिए। 35 के बाद में 44, हर लाइन में से एक एक रहेगा, हर लाइन में से एक एक। 10 10 से 20 वाले में एक 17 आ गया, 20 से 30 वाला, हाँ 53, फिर 60 62 है ना, फिर 7 वाले इसमें भी जाओ ना भैया, 71 और 80 भी आए, 80 से खत्म। अब उधर 9 वाले में जाएंगे तो वो 9 से बड़े हो जाएंगे, 8 से बड़े, अपने को उनका सम 8 चाहिए, तो इतने आ गए। अब भैया किसी को भी अगर बोला जाए तो सबका आंसर यही आएगा। सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले 80 71 ऐसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अपन इधर सीक्वेंस से चलेगा, वैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस से इधर से जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नंबर है ये सबके सब 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर है और इनके डिजिट का सम 8 के इक्वल है, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अगला, D is the set of all x such that x is a prime number which is divisor of 60। ध्यान से पढ़ना है, ये सेट वेल्टर फॉर्म, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म। डी है तो डी ले लेते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको मालूम है ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए। तो जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 प्राइम नंबर है क्योंकि उसका एक फैक्टर 1 है और एक 2 है, 1 से डिवाइड होता है 2 से, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 5 7 11, इस टाइप के नंबर, ये प्राइम नंबर से। तो क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड, 60 का डिवाइड 60 को डिवाइड, 2 के बाद में 3 भी कर सकता है ना, 3 के बाद 5 भी कर सकता है 60 को डिवाइड, 5 के बाद 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 10 भी नहीं है, कोई भी नहीं है इसके बाद, इतने ही 6 2 3 5। तो ये वो प्राइम नंबर्स है जो 60 के डिवाइजर है, मतलब 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीटली डिवाइड तो और भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर्स, इनमें तीनों नंबर के जो फैक्टर्स है, 2 के दो ही फैक्टर है 1 और 2, 3 के भी 1 और 3 और 5 के भी 1 और 5, मतलब नंबर 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है। E is the set of E is the set of all letters in the word trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स को लेकर एक सेट बना लो पहले ना, रोस्टर फॉर्म लिखना है इसका अपने को, इसका रोस्टर फॉर्म T, फिर R, कॉमा लगाते हो I, फिर G, सीक्वेंस में चलना, O N, N के बाद में O तो लिख लिए थे अपन है ना, M, M के बाद E, E के बाद T लिख लिए थे, R भी लिख लिए, Y लिख दो, ठीक, इतने लेटर्स आ जाएंगे। तो अब इसमें ये सारे कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, कल बताया था मैंने आपको कि अगर ये वर्ड ही अपने को कैपिटल लेटर्स में दिया है इसलिए कैपिटल लेटर्स लिख देना, नहीं तो हम सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक और है इसके अंदर, F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसका रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखना है, F क्या लिखते हैं भाई, बी लिख देते हैं पहले, फिर ई लिख देते हैं, फिर डबल टी है तो टी एक ही बार लिखना है, ई लिख चुके हैं तो लिखना नहीं आर, एक लेटर को एक ही बार लिखना है, बीच में कॉमा लगाना है, ठीक है, ये हो गया बेटर का।